हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रूस में 1917 में जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जिसमें एक नाम भी था बोल्शेविक क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूस में हुई 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। जो रूस में 1917 में जो क्रांति हुई थी उसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। बोल्शेविक नामक एक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति की दिशा और दशा को निर्धारित किया था और इस क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो बोल्शेविक नामक एक राजनीतिक समूह है जिन्होंने इस क्रांति की दिशा मतलब जो डायरेक्शंस हैं उनको भी चेंज किया था और जो दशा है उनकी जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उनको भी निर्धारित किया था और इस क्रांति में इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी के ही थ्रू बोल्शेविक समूह जो है, राजनीतिक समूह जो है, इसी के थ्रू रूस की क्रांति हुई थी। बोल्शेविक की क्रांति विश्व की महत्वपूर्ण क्रांतियों में से एक थी जिसने न केवल निकोलस के तानाशाही, एकतंत्री और स्वेच्छाचारी शासन का अंत किया बल्कि जो पूंजीपति है और सामंतों का भी इसने अंत किया था। जो बोल्शेविक है, बोल्शेविक की क्रांति जो विश्व में जितनी भी क्रांतियाँ थी उनमें से एक थी और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थी क्रांति, जिसने जो निकोलस है वहाँ की तानाशाही थी, रूस की तानाशाही सरकार थी जिनका नाम था निकोलस, और उसकी जो एकतंत्री सरकार थी और जो स्वेच्छाचारी शासन था उसका अंत भी किया था और उसके साथ साथ जो पूंजीपति हैं और सामंत हैं उनका भी अंत किया था। बोल्शेविक क्रांति ने किसानों, मजदूरों और निचले वर्ग के लोगों की सत्ता स्थापित करते हुए इनके समाजों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कराया था। जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसने किसानों को, मजदूरों को और जो निचले वर्ग के लोग थे उनको सत्ता स्थापित करते हुए इनको समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कराया था। बोल्शेविक राजनीतिक समूह ऐसी सामाजिक डेमोक्रेटिक मजदूर पार्टी का ही एक टूटा हुआ हिस्सा था। मतलब कि जो सामाजिक डेमोक्रेटिक मजदूर पार्टी था उसी का ही एक हिस्सा था बोल्शेविक राजनीतिक समूह। और जो बोल्शेविक है वो रूसी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहुसंख्यक या बहुमत। इस प्रकार जो बोल्शेविक राजनीतिक समूह था वो बहुसंख्यकों का एक समूह था। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। राजनीतिक समूह था जिसमें मजदूर वर्ग के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। और जो बोल्शेविक क्रांति है वो दो भागों में हुई थी, जिसमें पहली क्रांति हुई थी मार्च में 1917 में हुई थी और दूसरी क्रांति हुई थी अक्टूबर में 1917 में हुई थी। अक्टूबर की जो बोल्शेविक क्रांति थी वो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें इस क्रांति की जो विजय हुई थी। और जो फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा की भावना का संदेश दिया था और रूसी क्रांति ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी समानता का संदेश दिया था। जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी अक्टूबर में वो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें इस क्रांति की विजय हुई थी। और जो फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी उससे पहले उसने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को ज़्यादा महत्व दिया था और उसका संदेश दिया था, लोगों तक पहुंचाया था। लेकिन जो रूसी क्रांति है उसने भी सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, आर्थिक क्षेत्रों में भी इसने समानता को ज़्यादा आगे महत्व दिया, इसका संदेश लोगों तक पहुंचाया। जार निकोलस द्वितीय ने अपने स्वेच्छाचारी शासन के अंतर्गत समृद्ध हो रहे भ्रष्टाचार एवं विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया था। जो जार निकोलस द्वितीय जो वहाँ का तानाशाह था रूस का, उसने अपने स्वेच्छाचारी शासन के अंतर्गत जो बढ़ रहे जो भ्रष्टाचार था और जो विघटनकारी प्रवृत्तियां थी, जो किसी चीज़ में कार्य करने पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, उसको रोकने का भी कोई उसने प्रयास ही नहीं किया था, जिसकी वजह से 1917 में क्रांति ने रूस की निरंकुश जारशाही को समाप्त कर दिया और रूस को सदा के लिए एक साम्यवादी देश बना दिया गया था।
रूस में जब 1917 में इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ था, 1917 में एक क्रांति हुई थी जिसने निरंकुश शासन जो था, जार निकोलस का निरंकुश शासन, उसको समाप्त कर दिया और रूस में एक साम्यवादी देश बन गया था। रूस में एक साम्यवादी उसकी दल की स्थापना हुई थी। अब आती है बात 1917 में रूसी क्रांति के क्या क्या कारण थे। पहला कारण तो सबसे बड़ा यही था, जारशाही की निरंकुश था। जारशाही बहुत ज़्यादा निरंकुश शासन था इसका, बिल्कुल तानाशाह बन गया था ये जार निकोलस था। रूस में जार का निरंकुश शासन था। जार अलेक्जेंडर प्रथम के समय से ही रूस के जार स्वेच्छाचारी शासन एवं सम्राट के दैवी सिद्धांत में विश्वास करते थे। शासन की संपूर्ण शक्ति सम्राट में नहीं थी। जब पहले जार अलेक्जेंडर प्रथम थे, उन जार निकोलस द्वितीय के पिताजी थे, जिसकी समय से ही रूस के जो जार है वो स्वेच्छाचारी शासन और सम्राट के दैवी सिद्धांत में ये विश्वास रखते थे। और जो शासन की संपूर्ण शक्ति थी, जो पूरा शासन जो करते थे उसकी शक्ति होती थी, वो सम्राट के अंतर्गत होती थी। और जार निकोलस द्वितीय ने भी कठोर और दमनकारी नीति को अपनाया था। उसके बाद जब जार अलेक्जेंडर प्रथम के बाद जब जार निकोलस द्वितीय वहाँ का तानाशाह बन बैठा था, उसने भी कठोर और दमनकारी नीति को अपनाया था, जिसकी वजह से उस समय के काल में 1905 में भी एक क्रांति हुई थी और उसे ड्यूमा के निर्वाचन की घोषणा करनी पड़ी थी, क्योंकि ड्यूमा के हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। मतलब कि उस टाइम पे जब 1905 में एक क्रांति हुई थी, उसमें ड्यूमा के निर्वाचन की घोषणा करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से जो जार निकोलस द्वितीय है, लोगों की निरंकुश शासन, लोगों की असंतोष की वजह से इसने एक ड्यूमा की घोषणा की थी। लेकिन ड्यूमा के हाथ में कोई भी एक वास्तविक शक्ति नहीं थी। सारा कार्य वो ड्यूमा जो है वो निरंकुश शासन के थ्रू करता था। वह सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी तथा उसका एकमात्र कार्य सम्राट को सलाह देना था। जो उस सम्राट उसे कार्य देता था, उसको अच्छे से कार्य होना होता था, और उसके प्रति जो ड्यूमा है वो उत्तरदायी होती थी। और जो उसका एकमात्र कार्य यही था कि सम्राट को सलाह देना था कि वो कोई भी कार्य करे तो वो ड्यूमा के सलाह से करे। लेकिन सम्राट को ये अधिकार था कि ड्यूमा की सलाह को स्वीकार करे या ठुकरा दे। वो उस पर डिपेंड करता था कि ड्यूमा की सलाह है उसको वो स्वीकार भी कर सकता था और उसे ठुकरा भी सकता था। सम्राट स्वयं अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करता था और वही उन्हें पदमुक्त कर सकता था। जो सम्राट है वो खुद अपने कर्मचारियों को नियुक्त करता था और उसको वो हटा भी सकता था। रूस के नागरिकों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता ही नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भारी क्षति उठानी पड़ रही थी और इन पराजयों के परिणाम स्वरूप रूस के जो अयोग्य और भ्रष्ट शासन का पर्दाफाश हो गया था। जब रूस के नागरिकों को जब कोई स्वतंत्रता नहीं थी, वो जो तानाशाह था वही सारे कार्य करता था, वही शासन करता था, अपनी मर्जी का कार्य करता था। और उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जब रूस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उस युद्ध में, और रूस की जब हार हुई थी उसके परिणाम स्वरूप यह हुआ था रूस के अयोग्य व भ्रष्ट शासन की वजह से। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था इसमें और अयोग्य शासन की वजह से भी योग्य नहीं था उस चीज़ का ये पर्दाफाश भी हुआ था। जनता स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन का विरोध हो गई थी। मतलब कि जो जनता थी वहाँ की बहुत ज़्यादा तीव्र असंतोष की भावना उनमें फैल गई थी, उसकी वजह से इस निरंकुश शासन की वो विरोध हो गई थी। जनता का ये असंतोष अंत में क्रांति का कारण भी बना था। सेकंड पॉइंट आता है सामाजिक असमानता। 1789 के पहले ये होता है कि जिस प्रकार फ्रांस में सामाजिक असमानता की स्थिति थी वैसे ही उस समय रूस में विद्यमान थी। उस टाइम पे 1789 से पहले ऐसा हुआ था कि फ्रांस में भी ऐसी सामाजिक असमानता की स्थिति थी, वैसे ही रूस में भी नज़र आई थी। और जो रूसी समाज है वो दो भागों में विभाजित किया गया था। प्रथम तो अधिकार युक्त वर्ग तथा दूसरा अधिकार विहीन वर्ग। अधिकार युक्त मतलब जिनको अधिकार मिले गए थे, पहला वर्ग वो था, और दूसरा वर्ग वो था जिनको अधिकार नहीं दिए गए थे, अधिकारों से वो वंचित थे।
अधिकार युक्त वर्ग में सम्राट का कृपा पात्र कुलीन वर्ग था। शासन के महत्वपूर्ण पदों पर और अधिकांश भूमि पर उसी वर्ग का अधिकार था। बड़े बड़े लोग थे उसमें, कृपा पात्र जो सम्राट के चुने गए लोग थे, और कुलीन वर्ग था, और जो उच्च पद थे, बड़े बड़े पदों पर काम करने के लिए, और सबसे ज़्यादा भूमि पर भी उन्हीं का अधिकार था। और अधिकार विहीन वर्ग में आते हैं छोटे मोटे किसान, मजदूर, और जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। दो भागों में बटा गया था। और 19वीं शताब्दी के जो अंतिम दशक था उसमें यूरोप के प्रमुख राज्य में औद्योगिक विकास हो चुका था, किंतु रूस अभी तक पिछड़ा हुआ कृषि प्रधान देश था, जहां किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। जब 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में थे 1789 में, तो जो यहाँ पे 1789 से पहले सामाजिक विभिन्नताएं नज़र आई थी उसमें, रूस में भी और फ्रांस में भी। तो उसके बाद 19वीं शताब्दी के जब अंतिम दशक आए थे उसमें यूरोप के बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहाँ पे औद्योगिक विकास हो चुका था, उद्योगों को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा था, उसका विकास हो चुका था, मगर रूस में ऐसा नहीं हुआ था। वो अब भी कृषि प्रधान देश था, वो बहुत ज़्यादा कृषि प्रधान देश था, वो पिछड़ा हुआ बहुत ज़्यादा, जहाँ पे किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और जो कृषक थे वो दासों की मुक्ति के बाद भी किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ था। कृषक जो थे वो दासों की मुक्ति से तो आज़ाद हो गए थे, मगर उनकी दशा थी अभी तक नहीं सुधरी गई थी, क्योंकि इसके बाद भी लगभग 1/3 किसान भूमिहीन बने रहे थे, उनको भूमि नहीं दी गई थी खेती करने के लिए, और जिनके पास भूमि थी उन पर अनेक कर लगा दिए गए थे, और जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ था कि अधिकांश किसानों को गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ा था। 1/3 किसानों को भूमि दी ही नहीं गई थी, और जिनके पास भूमि थी उन पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से उनको भी गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इसके अलावा ये हुआ था कि किसानों पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाए गए थे। कोई भी किसान पुलिस की अनुमति के बिना गांव छोड़कर नहीं जा सकता था। जो किसान है वो जब तक परमिशन नहीं लेता पुलिस से, वो गांव छोड़कर नहीं जा सकता था। अतः उनमें शासन के विरुद्ध असंतोष बढ़ता गया। वो शासन के जो किसान थे, मजदूर थे, छोटे वर्ग के लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, वो गवर्नमेंट से परमिशन लिए बिना वो कहीं कुछ नहीं कर सकते थे, ना जा सकते थे, ना कुछ कर सकते थे, जिसकी वजह से उनके बीच में असंतोष बढ़ता गया था। ड्यूमा में कैडल दल ने भूमि का विसंपत्तिकरण करने का सुझाव दिया था, किंतु शासन ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया था। जो वहाँ का शासक है उसने अस्वीकार कर दिया था इसको। विसंपत्तिकरण मतलब दोबारा से उन संपत्ति को, मतलब उसका रजिस्टर्ड करवा देना चाहिए, उन मज़दूरों को दे दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं माना था। उसका ड्यूमा का सुझाव उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, वहाँ का जो शासक है। अतः किसानों ने युद्ध में रूस की दयनीय स्थिति का लाभ उठाते हुए विद्रोह कर दिया था। जब युद्ध हुआ था उस टाइम पे 1914 में, तो उसी का फ़ायदा उठा के जो मज़दूर थे, मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, जो 1917 में रूस की क्रांति का सबसे बड़ा रीज़न बना था। नेक्स्ट आता है मजदूर वर्ग में असंतोष। रूस में जार अलेक्जेंडर के समय से व्यावसायिक क्रांति होने के कारण अनेक कारखाने स्थापित हुए थे। मजदूर मतलब कारखानों में काम करने लगे थे, और जब व्यावसायिक क्रांति हुई थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे कारखाने स्थापित हुए। इन कारखानों में काम करने के लिए लाखों मजदूर गांव छोड़कर शहरों में आ बसे थे, और उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही। ये मजदूर अधिकांशतः भूमिहीन किसान थे, अतः कारखानों के मालिकों ने उनकी असहाय एवं दयनीय स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें कम से कम मजदूरी देकर अधिक से अधिक काम लिया था। जो रूस में जार अलेक्जेंडर के समय एक व्यावसायिक क्रांति हुई थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस इंडस्ट्रीज़ वगैरह खड़ी की गई थी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंडस्ट्रीज़ आई थी, कारखाने खोले गए थे वहाँ पे, और उन कारखानों में जो छोटे लोग थे गांव से छोड़ के वो शहरों में आके बसने लगे थे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे मज़दूर आके गाँव से शहरों में बसने लगे थे, जो भूमिहीन किसान थे, जिनको भूमि नहीं प्रदान की गई थी शासक के द्वारा। तो
उनको जब भूमि नहीं दी गई थी तो उसकी वजह से इसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। कारखाने के जितने भी मालिक थे उन्होंने इसकी दयनीय स्थिति का फ़ायदा उठाया और उनसे से कम मजदूरी पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया था। मजदूरी इतनी कम थी कि उनका जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाता था तथा उन्हें रहने के लिए तंग कोठरियाँ दी गई थी, जहाँ रहना बहुत मुश्किल था। मतलब कि जो मजदूरी इतनी कम थी कि वो अपना लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहे थे सही से, और उन्हें रहने के लिए भी ऐसी जगह दे रखी थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल था रहना। वे अपनी स्थिति के बारे में मालिकों से कुछ कह नहीं सकते थे। अतः समाजवादी दल ने मजदूरों को पूंजीपतियों के विरुद्ध संगठित होने की प्रेरणा दी थी। जो समाजवादी दल था, बोल्शेविक समाजवादी दल, उन्होंने मजदूरों को पूंजीपतियों के विरुद्ध संगठित एक होने के लिए बोला गया था और उनकी तरफ विद्रोह करने के लिए बोला गया था। मजदूर इस दल से प्रभावित हुए और संघर्ष के लिए तैयार हो गए। और मजदूरों का आंदोलन जो प्रारंभ में आर्थिक सुधारों के लिए था, लेकिन बाद में वो राजनीतिक सुधारों की मांग में भी परिवर्तित हो गया। पहले तो वो चाहते थे कि उनकी जो दयनीय स्थिति है उनको सुधारा जाए, लेकिन बाद में ये राजनीतिक सुधारों में भी उसकी मांग को लेकर इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। मजदूरों ने तानाशाही शासन का जमकर विरोध किया और यह भी बोल्शेविक क्रांति का एक कारण था। जब तानाशाही शासन के विरुद्ध उन्होंने विरोध किया था तो ये एक बोल्शेविक क्रांति का भी रीज़न बना था। 4th पॉइंट आता है समाजवाद का विकास हुआ था। 1860 के बाद किसानों की दयनीय स्थिति से प्रभावित होकर कुछ बुद्धिजीवियों ने समाजवादी विचारधारा को आधार बनाकर एक आंदोलन आरंभ किया था। इस आंदोलन के समर्थकों को नारोदनिकी कहा जाता था। जो आंदोलन शुरू किया गया था समाजवादी विचारधारा को बेस बनाकर, मतलब इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम रखा गया था नारोदनिकी। वे चाहते थे कि किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया जाए। वो चाहते थे, जो किसान लोग हैं, जो समाजवादी लोग हैं, वो ये चाहते थे कि किसानों को भूमि दे दी जाए, उनको स्वामी बना दिया जाए। 1883 में रूस में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लग गया था। कुछ समय बाद समाजवाद 2 दलों में विभाजित हो गया। एक क्रांति हुई थी समाजवादी दल की और दूसरी हुई थी एक हुई थी क्रांतिकारी समाजवादी दल की और दूसरी हुई थी समाजवादी लोकतंत्र दल की। 1903 में समाजवादी लोकतंत्र दल भी 2 भागों में विभाजित हो गया, एक बोल्शेविक और दूसरा मेंशेविक। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था, जो रूस में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित करना चाहता था। मेंशेविक दल मजदूर वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों के सहयोग से रूस में जनतंत्र स्थापित करना चाहता था। जब 1883 में जब रूस में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा, उसके बाद समाजवाद 2 दलों में विभाजित हो गया था। पहला क्रांतिकारी समाजवादी दल और दूसरा हुआ था समाजवादी लोकतंत्र दल। 1930 उसके बाद ये हुआ था कि 1903 में समाजवादी लोकतंत्र दल भी 2 भागों में बट गया था। पहला बोल्शेविक, दूसरा मेंशेविक। बोल्शेविक दल का नेता बना था लेनिन, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि रूस में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित करना चाहता था। सर्वहारा वर्ग मतलब सब लोग एक ही वर्ग में रहें और उनका जो विकास है वो सही प्रकार से होता रहे। और मेंशेविक दल मजदूर वर्ग के साथ साथ जो अन्य वर्ग थे उनके सहयोग से वो जनतंत्र स्थापित करना चाहता था। सम्राट ने समाजवादी विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए अनेक समाजवादी नेताओं को बंदी बनाया था। जो सम्राट है उसने समाजवादी विचारधारा के प्रचार को रोकने के लिए बहुत सारे जो समाजवादी नेता थे उनको बंदी बनाया, परंतु ये मजदूरों के बढ़ते हुए असंतोष को नहीं रोक सका था। समाजवादी विचारधारा ने क्रांति को असंभावी बना दिया था, क्योंकि सम्राट था उसने यही प्रयास किया था। जो समाजवादी नेता हैं उनको बंदी बनाया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया इस प्रचार को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी मज़दूरों के जो असंतोष की भावना थी वो बढ़ती चली गई। इसकी वजह से जो समाजवादी विचारधारा है वो क्रांति को असंभावी उन्होंने बना दिया गया था। अब ये पॉइंट्स थे, पूरे 4 पॉइंट्स थे ये टोटल के रूस की क्रांति के क्या क्या रीज़न्स थे। अब आती है हमारी कृषि का पुनरुद्धार, मतलब कि क्या क्या प्रभाव पड़ा था राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी क्रांति का।
तो पहला पॉइंट ये है कि कृषि का पुनरुद्धार, मतलब कृषि के लिए रास्ते खोले गए थे, नई नई तकनीकें लाई गई थी। कृषि के क्षेत्र में भूस्वामित्व का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया गया था। मतलब कि जो कृषि के क्षेत्र में जिसको भूमि का स्वामी जो होता था वो एकमात्र होता था, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया और विभिन्न मजदूरों में बांट दिया गया था। इसके स्थान पर सामूहिक खेती प्रोत्साहित हुई। 2 कृषि क्रांतियों द्वारा व्यक्तिगत जमींदारी समाप्त करके कृषि का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसानों के विरोध के बावजूद खेतों का सामूहिकरण किया गया। कृषि से संबंधित 2 पंचवर्षीय योजनाएं भी लागू की गई। इसके आधार बनाते हुए भारत सहित दुनिया के कुछ दूसरे देशों ने भी पंचवर्षीय योजनाओं को आर्थिक विकास के लिए लागू किया था। कृषि के लिए अब नए नए द्वार खोले गए थे, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। उनको बहुत ज़्यादा जो खेत है उनका सामूहिकरण भी किया गया था। उनके लिए पंचवर्षीय योजनाएं भी लागू की गई थी। समूह बनाकर इन लोगों ने खेती करना शुरू किया था, जिसकी वजह से जो दुनिया के इसी को ही आधार बनाते हुए भारत के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया अपने अपने देश में। सेकेंड पॉइंट आता है उद्योगों का पुनरुद्धार। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उद्योगों का पुनरुद्धार हुआ था। इसके तहत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के साथ साथ पूंजीवादी व्यवस्था भी लागू की गई। सीमित अर्थ में विदेशी कंपनियों को उद्योग लगाने की छूट मिली थी। मतलब कि उद्योगों के लिए भी नए नए द्वार खोले गए, नए नए उद्योग लगाए गए, उन लोगों के लिए नई आर्थिक नीति बनाई गई, जिसकी वजह से उन लोगों को काम करने में भी आसानी होती थी। नई चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई। इसके तहत जो उद्योग हैं उसका भी राष्ट्रीयकरण किया गया और उसके साथ साथ पूंजीवादी व्यवस्था भी लागू की गई थी। और इसका मतलब यह है कि उद्योग लगाने की जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भी उद्योग लगाने की परमिशन मिल गई थी। श्रमिकों के लिए लाभ भी था कि उन उद्योगों के पुनरुद्धार के साथ साथ श्रमिकों के हित के लिए भी कदम उठाए गए थे। 1922 में श्रमिक संहिता द्वारा मजदूरों को कई लाभ मिले गए थे। 8 घंटे का श्रम, 2 सप्ताह की वैतनिक छुट्टी तथा सामाजिक बीमा व्यवस्था लागू की गई थी। मतलब कि इनको टाइमिंग कम कर दी गई इनकी काम करने की, और 2 सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी भी दी गई, और उनके लिए एक सामाजिक बीमा व्यवस्था भी लागू की गई थी। 4th आता है पॉइंट, सामाजिक प्रभाव भी पड़ा था। समाज के बहुसंख्यक कृषक जो थे और मजदूर थे, उनको महत्व का समझते हुए उन्हें सुविधाएं भी प्रदान की गई थी। समाज के जो शोषित वर्ग हैं, जिनके साथ शोषण किया जाता था, उनको भी अच्छी सुविधाएं प्रदान की गई। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए गए, मताधिकार का अधिकार मिला था। मत देने का मतलब वोट देने का अधिकार दिया गया था। सांस्कृतिक प्रभाव ये पड़ा था कि सभी विषयों को चर्च के प्रभाव से मुक्त कर दिया गया था। मतलब कि जितने भी संस्कृति से जुड़ा हुआ था इनका, चर्च को सबसे ज़्यादा मानते थे वहाँ के लोग। उस टाइम पे चर्च को ज़्यादा मानते थे, उनको प्रेफर करते थे, और इसीलिए उसके प्रभाव को भी कम कर दिया गया। और जो भी है अपने अपने धर्म को ये लोग अपना सकते थे, जो मर्जी धर्म अपना सकते थे, उनको पूरी छूट दी गई थी। और शैक्षणिक पाठ्यक्रम से धर्म विषय निकाल दिया गया। मुफ्त शिक्षा तथा छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई थी। मुफ्त शिक्षा भी की दी गई और छात्रवृत्ति भी की गई। और साहित्य, कला, संगीत, रेडियो, इस फील्ड में भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इनका विकास किया गया था। अब 6th पॉइंट आता है विश्व इतिहास का प्रभाव। विश्व इतिहास पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था। 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी उसका व्यापक प्रभाव का अनुभव विश्व इतिहास पर भी किया गया था। रूस की समाजवादी व्यवस्था की सफल स्थापना से दुनिया भर के शोषित मजदूर थे, उनमें भी उम्मीद की एक नई आशा जगी। उन्होंने भी आगे बढ़ने की कोशिश करी, अपने जो लाइफस्टाइल है उनको भी अच्छा करने की कोशिश करी। इस तरह से दुनिया के जो विभिन्न देश हैं उनमें समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इस क्रम में बहुत सारे लोग थे, जैसे कि बहुत सारे देश थे, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, चीन, क्यूबा, इन देशों में भी साम्यवाद की स्थापना हुई थी। समाजवाद की जो सफलता थी वो पूंजीवादी राष्ट्रों ने विरोध प्रारंभ किया। इस विचारधारा से समस्त विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था, जिसमें आता है पूंजीवादी और समाजवादी। इन दोनों गुटों के पारंपरिक तनाव के कारण शीत युद्ध प्रारंभ हो गया और शस्त्रीकरण की प्रक्रिया तेज़ हो गई थी। विश्व प्रभाव पर यही पड़ा था प्रभाव, क्योंकि जो पूंजीपति लोग थे उन लोगों ने समाजवादी दल का विरोध करना शुरू कर दिया था। पूंजीवादी देश में अमेरिका भी इन्वॉल्व होता है।
तो उसकी वजह से इन लोगों के बीच में जो टकराव हुआ था, तनाव की स्थिति बनी थी, इससे शीत युद्ध भी प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था और उसके बाद शीत युद्ध की प्रक्रिया शुरू हुई थी और शस्त्रीकरण भी हुआ था इनके बीच में, जिसकी वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रूसी क्रांति का व्यापक प्रभाव पड़ा था। इसमें बता दिया कि मैंने कि बोल्शेविक क्रांति क्या थी और उसके क्या क्या रीजन थे और इसमें जो विश्व स्तर पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।